हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 जुलाई से आपको यूपीपी का जो बैच है स्टार्ट हो जाएगा। तो लीजिए, आज का यह पहला सेट आपको मिल रहा है यूपीपी का। तो ये सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। सामान्य हिंदी से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही गजब के मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान में जो आप ये सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि इसमें सभी प्रश्नों पे विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। यानी इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे हर एक प्रश्नों पे, ठीक है। प्रश्न रहेंगे आपके 10 से 15 और उनमें विशेष चर्चा के साथ आपको मिलेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त कांटेक्ट करना चाहते हैं इस यूपीपी बैच पे, तो देखिए, आपको मैं ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 73 94 95 49 49। यह आपका यूपीपी का बैच जो स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। उसमें आप सम्मिलित होकर और बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा इसके तहत। देखिए, जो जो भी क्लास चलेगा इसका फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपका विकल्प जो ये दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए जानते हैं कि महत्वपूर्ण की पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर एओ ह्यूम का पूरा नाम यहाँ पे देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ह्यूम, एओ ह्यूम का पूरा नाम अगर जो कोई पूछता है तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। और जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था तो अभी जानिएगा, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र यानी WC बनर्जी, आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है तो इनका नाम पूरा हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। इसके प्रथम महासचिव थे एओ ह्यूम, जो कि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्नों पे आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास यह बैच है दोस्तों। आप यूपीपी समझ लीजिए एकदम फोड़ डालेंगे इससे, ठीक है। कोई ये सब प्रश्न इसमें आपको आ जाएंगे जीके जीएस के इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब बात ये होगी कि जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था, ठीक है। तो देखिए, वायसराय आपका था लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल था 1884 से 88 तक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। और बात करेंगे महिला, सबसे पहले महिला कांग्रेस अध्यक्ष की, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है मित्रों। तो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वेदों की संख्या होती है 4, तो इसमें से सबसे प्राचीन है आपका ऋग्वेद। तो विकल्प इसका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो देखिए, वेदों की संख्या होती है 4, जैसा कि हमने बताया आपको। पहला है ऋग्वेद, देखिए क्रमबद्ध है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला आपका ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन, और सबसे आधुनिक और नया है अथर्ववेद, सबसे बाद में लिखा गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। इसमें कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें कुल ऋचाएँ हैं 10,552, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है आपके। ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मंडल से पूछ लेता है कभी कभी कि 9वें मंडल में सोम देवता से समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल है। और 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पाया जाता है। इसमें सबसे पहले गोत्र शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में ही हुआ है, ठीक है। जो गोत्र आप लोग देखते हैं किस गोत्र से हो, इस गोत्र का सबसे पहले उल्लेख आपके ऋग्वेद में हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। ऐसे ही सभी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको दोस्तों। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम यूरोपी था जो भारत आया था, वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल का निवासी था। तो ये भारत में आया था 1498 को, 20 मई 1498 को जो है आपका वास्को डी गामा भारत आया था। तो विकल्प में जो सी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे। तो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स में वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट जो है, इस पर 20 मई 1498 को पहुंचा था।
देखिए कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था, सबसे पहले पश्चिमी जो तट है इसका वहीं पे पहुंचा था, ठीक है। उसने वहां पहुंचकर नए समुद्री मार्ग की खोज की। अब देखिए जो वास्को डी गामा था, ये यहाँ पे पहुंच के भारत के लिए जो है नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज किसने किया था दोस्तों? तो भारत की खोज नहीं किया था, भारत के आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी सबसे पहले वास्को डी गामा ने, ठीक है। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब देखिए जो पुर्तगाल निवासी आपका है वास्को डी गामा जब ये भारत आया था, तो ये कालीकट के बंदरगाह पे रुका। वहाँ का जो तत्कालिक शासन था जमोरिन, इसने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया था। वास्को डी गामा यहाँ से मसालों के लिए आया था, यहाँ से मसाला ले गया, तो कुल यात्रा व्यय निकाल के इसको 60% का लाभ हुआ था, ठीक है, जानते रहिए। चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि सब भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत यहाँ पे बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही। विश्व में कहेगा तो एवरेस्ट है आपकी, ठीक है ना। भारत का कह रहा है तो K2 होगा, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन। तो विकल्प में जो आपका डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है आपकी गाडविन ऑस्टिन, इसको K2 कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे भारत के कुछ पर्वत, तो गाडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। नंगा पर्वत जो है इसका है 8126 मीटर। नंदा देवी पर्वत जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसका है ऊंचाई 7817 मीटर। कामेट पर्वत जो है 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा पर्वत जो है इसका 8078 मीटर ऊंचाई है। तो ये भारत के कुछ इम्पोर्टेंट आपके पर्वत शिखर हैं जिनकी ऊंचाई भी आपको मिल गया है, ठीक है। तो गाडविन ऑस्टिन देखिए सबसे ऊंचा है 8611। अब बात करेंगे वहीं एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो 8850 मीटर आपका एवरेस्ट ऊंचा है, उस पर आपका गाडविन ऑस्टिन है 8611 मीटर। तो देखिए ध्यान से। 5 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो खैबर दर्रा आपके पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। विकल्प ए आपका जो दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खैबर दर्रा आपके पाकिस्तान में स्थित है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या हैं। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रे देख लेंगे। काराकोरम दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन में आता है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है ये सब, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। जोजिला दर्रा जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जरूर है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब देखिए कर्क रेखा की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत के लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इनमें से क्वेश्चन पूछा है किससे नहीं होकर गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा गुजरात से गुजरती है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है। अब बात करेंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। इस ट्रिक पे आप जान जाएंगे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। मी मतलब हो जाएगा मिजोरम से, त्र मने त्रिपुरा से, प मने पश्चिम बंगाल से, र मने राजस्थान से, ग मने गुजरात से, म मने मध्य प्रदेश से, ठीक है। और ये झार जो है, झार, ये हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। तो देखिए 8 राज्य आपके हो गए। थोड़ा सा ये देखिए आपके 8 राज्य मिल गए, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस ट्रिक पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 8 राज्य। तो ये 8 राज्य आपके कर्क रेखा पे स्थित राज्य हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है मित्रों? तो भारत में हरित क्रांति की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 66 में हुआ था। इसके MS स्वामीनाथन द्वारा कृषि के विकास हेतु 1966 से 69 तक एक साल की योजना के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्हें विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए भारत के हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है। भारत में
हरित क्रांति से प्रभावित सबसे ज़्यादा फसल कौन थी? तो आपका गेहूँ था। ठीक है, गेहूँ सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन हुआ था हरित क्रांति के समय काल में। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 25 मार्च 2020 को। ठीक है, 25 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य देखेंगे कि विकल्प जो आपका डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब है की पॉइंट्स में कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 25 मई 2020 में हुआ। इसका उद्देश्य था कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना तथा उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना था। देखिए, कोरोना के महामारी जब चली थी उस समय लोगों को मदद पहुंचाना और उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना था, इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य था। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा की गई थी। ये भी एक योजना है, याद रखिएगा। 9 नंबर के प्रश्न देखेंगे कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया मित्रों? तो योजना आयोग के स्थान पर किस नए संगठन का संस्था का गठन किया गया था? तो आपका नीति आयोग था। क्या था? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया था। तो विकल्प में जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, जो कि नीति आयोग का मतलब होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया, जिसका कार्य देश के विकास हेतु नीतियाँ बनाना है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे, विकल्प इसका भी सही होगा। और इसके महत्वपूर्ण में देखेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, भारत के राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, मुख्यमंत्री भी 5 वर्ष के लिए होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भी 5 वर्ष के चुने जाते हैं, विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करा दिए। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट करेंगे इस बैच में तो वाकई आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप डेली 12 बजे ये क्लास आपको दी जाएगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री में आप PDF भी मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।